आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी। हिंदी की कंप्लीट तैयारी आज के इस वीडियो में ही आपको मिलने वाली है। फिलहाल कैसे हम हिंदी की तैयारी आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं उसको हम बता दे रहे हैं। देखिए, एक प्रश्न पत्र को हम सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर हम एक प्रश्न पत्र को ही कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं तो उसमें सब कुछ तो कवर हो जाएगा ना। जैसे क्या क्या कवर हो सकता है, जो महत्वपूर्ण गद्यांश होंगे वो कवर हो सकते हैं, महत्वपूर्ण पद्यांश है, जीवन परिचय है जैसे लेखक का भी और कवि का जीवन परिचय, फिर से महत्वपूर्ण कहानियां हैं उसको हम देखने वाले हैं, फिर से जो संस्कृत से जो हिंदी में अनुवाद करते हैं वो हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट निबंध देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पत्र लेखन को देखने वाले हैं। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में कंप्लीट आंसर के साथ हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि देखिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि जो स्टूडेंट ना मतलब अपने प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति यदि वो सीरियस है तो वो बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना। पढ़ाई मूलभूत आवश्यकता है दोस्त, इसको करना ही है, हमें करना ही है। ठीक है ना। तो इसीलिए कॉपी पेन लेकर बैठिए और अच्छे से हमें पढ़ना है। ठीक है ना। देखिए, आसानी से हम सॉल्व कराएंगे सब कुछ। 100 नंबर का प्रश्न पत्र है। 100 नंबर कैसे मिलेगा जानेंगे जी। नाम और अनुक्रमांक लिखना होता है, इतना बेसिक बातें पता ही है। 3 घंटे 15 मिनट का जो प्रश्न पत्र होता है ये सब जानते ही हैं। निर्देशांक दिया गया है, ये सब हम सॉल्व करेंगे जी। चलिए, यहां पर अब हमारा जो पहला हमारा खंड क स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एक एक करके देखते हैं जी। यहाँ पे हमारा पहला कह रहा है, निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। तो कौन है जी? विचार प्रवाह है, परख है, या मिट्टी हो गई, सोना है, या साहित्य और समाज है। तो सिंपल सी बात है, याद रखेंगे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की जो रचना है ना वो क्या है? मिट्टी हो गई, सोना है जी। ठीक है ना। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विचार और वितर्क के लेखक हैं। कौन है जी? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं, राय कृष्णदास जी हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो याद रखेंगे आप कि जो विचार और वितर्क जो ये एक रचना है, इसके लेखक कौन है? तो वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है ना। अगला हमारा तीसरा आता है, निम्नलिखित में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। अब इनका निबंध संग्रह क्या क्या है? विचार प्रवाह है, या प्रस्तुत प्रश्न है, या पृथ्वी पुत्र है, या तब की बात और थी। तो ये भी बात याद रखेंगे कि हरिशंकर परसाई का निबंध जो संग्रह है वो क्या है? तब की बात और थी। ठीक है ना। तो ये 3 हम देख लिए, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट, अगला हमारा जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका घड़ी ग दिखाई दे रहा है वो क्या है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनीय की रचना विधि है। एकाकी की है, या जीवन है, या उपन्यास है, या नाटक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। ये कौन से है जी? जो ध्रुव स्वामिनीय है ना, ये एक नाटक है। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है ना। अगला बात है कि क्या भूलूं और क्या याद करूं रचना है। किसकी है? संस्मरण है, आत्मकथा है, डायरी है, यात्रा वृत्ति है। तो ये बात याद रखेंगे कि क्या भूलूं क्या याद करूं रचना जो विधि है वो आत्मकथा की है। ठीक है ना। तो इस सभी को आपको याद कर लेना है। आगे बढ़े जी। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे 5 हमसे गद्य से पूछे जाते हैं और 5 ही क्वेश्चन हमें पद्य से भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। मतलब 10 नंबर का केवल मात्र ऑब्जेक्टिव है। देखिए कितना आसानी से हम सॉल्व आपको करा रहे हैं। चलिए, अगला हमारा आता है कि मेरी असफलता, जिसको किन्होंने लिखा है? बाबू गुलाब राय ने लिखा है। तो किस विद्या की रचना है? मेरी असफलता किस विद्या की रचना है? जीवन साहित्य की, या डायरी की, या कहानी की, या आत्मकथा की? तो ये बात आप याद रखेंगे, मेरी जो असफलता है वो किसकी है जी? तो आत्मकथा की विद्या की रचना है। ठीक है ना। याद कर लीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगला कह रहे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले विद्वान हैं। तो वो कौन है जी? डार्क ग्रीसन है, या गासादातासी हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। तो ये बात याद रखेंगे, हिंदी साहित्य इतिहास को लिखने वाले जो विद्वान हैं वो क्या है? तारसा द तासी हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा आता है ग क्वेश्चन, इनमें से हिंदी प्राचीनतम या प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो कौन है जी? आदिकाल है, रीतिकाल है, या पद्मावत है, या प्रिय प्रवास है? देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से हिंदी प्राचीनतम महाकाव्य कौन है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन ही थोड़ा गलत है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं जी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे गलत दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को नोट नहीं करेंगे, टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया गया लग रहा है। चलिए जी कोई नहीं, एक क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा घड़ी का क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से बिहारी लाल ने किस छंद की रचना की है? तो बिहारी लाल ने किस छंद की रचना की है? चौपाई की, कुंडली की, दोहा की, या सवैया की? तो याद रखेंगे जो बिहारी लाल जी है ना, उन्होंने दोहा की रचना की है। कौन? बिहारी लाल जी। अगला हमारा अंग क्वेश्चन आता है, सुमित्रानंद पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो लोक्यांत के लिए, या कला और बूढ़ा चांद के लिए, या हमारा युगांत के लिए, या चिदंबरी के लिए? ये थोड़ा सा मिस्टेक है, तो चिदंबरी के लिए। तो ये बात आप याद रखेंगे, सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा के लिए मिला था, ठीक है ना। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यहां तक कंप्लीट होता है, ठीक है ना। मैं आशा करता हूं आप ले लिए होंगे। चलिए जी, अब ऑब्जेक्टिव समाप्त होते ही, अच्छा मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव जो था ना वो आपका 10 क्वेश्चन था, एक एक नंबर का, तो 10 नंबर हमारा यहां से ऑब्जेक्टिव से कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे जो हमारा आ रहा है ना, जो महत्वपूर्ण गद्यांश, ये भी हमारा 10 नंबर का है, तो 10 और ऐड कर लीजिए, मतलब 10 और 10 20 नंबर हमें कंप्लीट हो जाएगा यदि यहाँ तक हम कर लेते हैं तो। देखिए मैं रियलिटी बात बताऊँ ना कि जस्ट मैं पढ़ाने के बाद मैं अपने एग्ज़ाम देने निकलूँगा, ठीक है ना। 2 बजे से मेरा एग्ज़ाम है, तो मुझे एग्ज़ाम देने जाना है और लगभग 12:30 प्लस हो चुके हैं। आप सोच सकते हैं आप कि आपके प्रति मैं कितना ज़्यादा सीरियस हूँ कि अपने एग्ज़ाम को मतलब उतना ज़्यादा ध्यान ना देकर आपके एग्ज़ाम की मैं तैयारी कराने में फोकस किया हुआ हूँ। इन सभी को बनाना पड़ता है दोस्त, बहुत ही टाइम लगता है। तो फिलहाल मेहनत हम कर रहे हैं। मैं दिल से बस ये बताने के मेरा मकसद यही है कि अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप अपने लिए मेहनत क्यों नहीं कर सकते? आप भी तो कर सकते हैं ना। तो दोस्त जी जान लगाकर मेहनत कीजिए, रात दिन एक कर दीजिए। अब समय कम रह चुका है, हमें जितना हो सके ना, जहां से मिले हमें बस पढ़ते रहना है, ठीक है ना। एक सिस्टमेटिक पढ़ना है, जैसे कि आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हम हिंदी की तैयारी करा दे रहे हैं, या चैप्टर वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री का 1 शॉट देखिए, उसके साथ 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी हम करा रहे हैं, 5 नंबर वाले भी कराएंगे, सब करा ही रहे हैं ना। तो इस तरीके से पढ़ाई कीजिए। चलिए जी अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? यहाँ पे कह रहा है जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूरज की रश्मियां नृत्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन का प्रवाह भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवास जन नई उठान को लहरों को आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सतत जीवन नदी की प्रवाह की तरह होता है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है, ठीक है ना। तो ये पैराग्राफ है जी। अब इसके नीचे हमें 5 यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए होते हैं, उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि जन का प्रवाह किस तरीके से होता है, और उसके बाद पाठ्य का शीर्षक और लेखक का नाम पूछ रहे हैं, रेखांकित अंशों की व्याख्या कह रहे हैं, सूरज की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, और राष्ट्रीय जन के किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है। अब इन 5 का उत्तर हम देंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली बात ये, अगर हम कहें कि जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो यहाँ पे देखेंगे जन का प्रवाह अनंत होता है। तो सिंपल सा अगर हम चाहें ना तो जन का प्रवाह अनंत होता है इतना भी लिख सकते हैं, या और भी हम इसको थोड़ा सा बनाकर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो हम आपको लिखाकर सिखाएंगे जी अभी इसी वीडियो में, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। तो ठीक है, अगला बात आता है कि पाठ्य का शीर्षक और लेखक का नाम। तो देखिए इसमें हम देख रहे हैं इसमें क्या क्या शब्द आ रहा है कि यहाँ पे जन शब्द आ रहा है, यहाँ पे भूमि शब्द आ रहा है, राष्ट्रीय शब्द आ रहा है, ठीक है ना। राष्ट्रीय देख रहे हैं, सूरज की रश्मियां आ रहा है,
ठीक है ना, लहर आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से राष्ट्रीय आ रहा है, निर्माण, घाटों का निर्माण आ रहा है, कर्म और श्रम आ रहा है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट से हमें पता चल रहा है राष्ट्र राष्ट्र आ रहा है, इसका मतलब राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए जी, अब हम इसको कंप्लीटली आपको इसका उत्तर भी हम बता देते हैं। देखिए, इसके अथवा में भी एक और क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है ना, तो इस तरीके से दोनों में से कोई एक करना होता है, 10 नंबर का होता है। चलिए जी, अब हम यहाँ से उत्तर आपको दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था, क्या था इसमें कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो हमारा यही ना क्वेश्चन था जी कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो हमने लिखा है जन का प्रवाह अनंत होता है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, जन का प्रवाह अनंत होता है, उसी में से देख के लिख देना है। दूसरा हमारा आता है पाठ्य का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे पाठ्य का नाम और राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। देखिए, यहाँ पे शीर्षक और लेखक का नाम पूछा तो हमने इस तरीके से लिख दिया। ऐसे कहता है ना कि आपको ऐसे भी कह सकता है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ सहित, मतलब ऊपर दिए गए या उपयुक्त ऊपर दिए गए पद्यांशों का संदर्भ सहित संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने को कह सकता है, तो संदर्भ लिखने को कहे तो आप लिखिएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है, हिंदी शीर्षक हिंदी खंड क शीर्षक नामक राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है, पाठ्य से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। देखिए, संदर्भ बहुत ही कम ही कहता है, ठीक है ना, ज्यादातर शीर्षक और लेखक का नाम ही पूछ लेगा, डायरेक्ट हम इसी तरीके से लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए जी, उत्तर आपको सब कुछ हम दिखाएंगे। अगला कह रहे हैं रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब मैं आपको बता दूं यहाँ से कौन कौन सा रेखांकित था, तो यहाँ पे तो मैंने नहीं किया है, फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से लेकर ये टोटल जी, यहाँ से ये टोटल ये, और फिर से यहाँ से ये, यहाँ तक आपका रेखांकित था। अब इसका क्या मतलब होता है, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का तादात्म्य प्राप्त किया हुआ है। जब तक सूरज की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अजर अमर है, राष्ट्रीय जन का जीवन का प्रवाह भी अमर है, यहाँ तक था। तो चलिए जी, हम इसको अब आपको इसका सिंपल सा बता देते हैं, इसका व्याख्या। उसका यही व्याख्या था कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर परिवर्तित होता रहता है, ठीक है ना, प्रत्येक राष्ट्र का जो इतिहास है वो निरंतर बदलता रहता है। अगला कह रहा है उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, मनुष्य अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण मनुष्य हजारों वर्षों से अपनी भूमि पर तादात्म्य स्थापित किया हुआ है। जब तक राष्ट्र रहेगा, राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी जीवन भी रहेगा। मतलब सिंपल सी बात ये है ना कि जो मनुष्य है ना, उनका इतिहास लगातार बदलता रहता है। जैसे कि पीढ़ी जैसे जैसे अलग होती जाएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी आती जाएगी, वैसे वैसे इतिहास भी तो अपना चेंज होता जाएगा ना, निरंतर परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि पहले घर कैसे होते थे, जो हम कह सकते हैं कि पहले ईंट के घर नहीं होते थे, ठीक है ना, तो पहले तो ऐसे ही नॉर्मल से घर होते थे। अब ईंट का घर आ रहा है, अब तो शीशे के भी घर आने लगे गए हैं, ठीक है ना। शहर में जाएंगे या अदर बहुत सारे विकसित देश हैं, वहाँ पे शीशा का केवल घर है। तो ये एक निरंतर क्या हो रहा है, इतिहास निरंतर परिवर्तित होता रहता है, उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, परेशानियां तो आएंगे ही, ठीक है ना। मनुष्य अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल हम लोग जुड़े हुए हैं अपने राष्ट्र के साथ, ठीक है ना। अगला कह रहा है इसी कारण मनुष्य हजारों वर्षों से अपनी भूमि पर तादात्म्य स्थापित किया हुआ है। इसी कारण हम अपने राष्ट्र के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए तो हम पृथ्वी पर अभी भी है ना। सब कुछ हम सोच रहे हैं कि कैसे पॉल्यूशन को कम करें, भले ही कम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश में तो पॉल्यूशन की हालात आपको पता ही है, दिल्ली कैसे हो चुका है। और इसमें केवल राज्य सरकार जो है ना, उसकी गलती मैं नहीं कहूँगा, इसमें केंद्र सरकार की 100% गलती है, ठीक है ना, 100% मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो अदरवाइज चलिए उन पर हम नहीं जाएंगे। अगला आता है जब तक राष्ट्र रहेगा तब तक राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी और तब तक राष्ट्र का जीवन जन का जीवन भी अमर है। देखिए ये सब कुछ हमने एक्सप्लेन, एक पर्सनली टॉपिक है, जब इंपॉर्टेंट गद्यांश सॉल्व कराया था तो उसमें हमने बताया था। फिलहाल उतना समय नहीं है कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है ना, इसलिए आप उत्तर ये है आप लिख लीजिएगा। अगला कह रहा है सूरज की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सिंपल सी बात है कि सूरज की रश्मियों का प्रभाव राष्ट्रीय जन के जीवन भी अमर है, ठीक है ना। क्या प्रभाव पड़ता है, तो सूरज की रश्मियों का प्रभाव राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, यही प्रभाव पड़ता है।
घाटों का निर्माण का क्या आशा है, आशय है, मतलब क्या है? तो घाटों का निर्माण का आशय मनुष्य के अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के लिए पद चिन्ह छोड़ना है। ठीक है ना। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व करा दिया। अदरवाइज आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे हम इनको लिखेंगे। मैं जानता हूँ कि स्टूडेंटों का ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आपको लिए मैं बता दूं कि एक टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पद्यांश। ठीक है ना। इतना लिखकर अंत में केवल ब्रदर सर लिखकर आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे। हमारी एक वीडियो आएगी, उसको आप अच्छे से देख लेंगे ना, तो इसमें हम आपको कैसे भी पद्यांश आएगा ना तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये सब हमने सिखाया हुआ है। ठीक है ना। तो ये हमारा 10 नंबर कंप्लीट होता है। चलिए जी अगला देखिए, 10 नंबर हमें ऑब्जेक्टिव से मिल गए, 10 नंबर हमें पद्यांश से मिल गए, गद्यांश से मिल गए हैं, और 10 नंबर अब हमें पद्यांश से मिलने वाले हैं जो कि हमें सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। इस वीडियो में ये आप सॉल्व कर रहे हैं। तो कह रहा है निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था मेरा महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिसे जननी ने जना है भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिलाई, 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई। ये सिंपल सी बात यहाँ पे ये है ना कि राम जी की जो 4 माताएं थी, ये तो बात पता ही है। ठीक है ना। भले ये मतलब समझ रहे हैं आप। तो वहाँ पे क्या था कि राम जी की एक और सौतेली माता ही हम कह सकते हैं, अदरवाइज उनकी क्या थी, जिनका नाम कैकेयी था। तो कैकेयी ना जो राजा राम जी की जब नहीं कहते हैं कि सिंहासन मिलने वाला होता है, तो कैकेयी अपने भरत उनका पुत्र थे। ठीक है। कैकेयी के तो वो चाहती है कि मेरा पुत्र ना इस सिंहासन पे बैठे और राम जी ना बैठे, तो इसीलिए वो एक वर मांगती है और राम जी को वनवास जाना पड़ता है। वो बहुत ही लंबी कथा है, उस पर नहीं जाएंगे। तो वही कहानी का ये बात है कि उसमें बाद में कैकेयी को एहसास होता है कि मैंने बहुत ही स्वार्थ में पड़कर बहुत ही गलत किया, और जिसका कुछ भी दोष नहीं था उसको हमने वनवास भेज दिया। तो उसी पर वो सोचती है कि धिक्कार है मेरी जिंदगी पर। ठीक है ना। जन्म भर जब तक जीऊंगी तब तक मुझे सुनने को ये मिलेगा कि ये जो थी ये एक ऐसी रानी है जो लालची है। ठीक है ना। जिसने अपने स्वार्थ के कारण गलत कार्य किए। तो वही बात कह रहा है कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिसे जननी है जना भरत सा भाई। इसके बाद ये कहते हैं जब राम जी आते हैं, राम जी सुनते हैं कि जो कैकेयी है माता जी है वो ऐसा सोच रही हैं, कह रही हैं, तो उसी समय पर राम जी कहते हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है ना। आप तो धन्य है। यहाँ पे कह रहे हैं ना 100 बार धन्य है वो एक लाल की माई, आप धन्य है। ठीक है ना। क्यों धन्य है? क्योंकि आपने जना है, आपने जन्म दिया है भरत सा भाई। ठीक है ना। वही बात है जी। अगला आता है पागल सी प्रभु के साथ सभा चिलाई, 100 बार धन्य हुआ एक लाल की माई। उसके बाद राम जी पूरी सभा के साथ इकट्ठा होता है वहां पे, तो राम जी वहीं पे कहते हैं कि धन्य है, मतलब वो कहती है ना कि 100 बार धन्य है वो एक लाल की माई। ठीक है ना। कि आप 100 बार से भी अधिक आपको धन्य है कि आपने जो जना है, आपने जन्म दिया है भरत से भाई को। तो पूरा सभा भी उठाकर और वैसे ही सभा भी चिल्लाई। ठीक है। तो उसी बात को हमें यहाँ पे पूरा अच्छे से देखिए क्या क्या बात कहा जा रहा है। उपयुक्त पद्यांशों के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। रेखांकित अंशों की व्याख्या, कैकेयी ने स्वयं को धिक्कारते हुए क्या कहा, कैकेयी के पश्चात उपरांत श्री राम ने उनसे क्या कहा। ठीक है ना। अगला एक और क्वेश्चन है कि प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी। ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे। अच्छा यहाँ पे ये आता है ना रेखांकित अंशों की व्याख्या, तो ये बात आप याद रखेंगे। यहां से यही 2 लाइन क्या थी, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। ठीक है। इसको हम अब चलिए आंसर के साथ आपको बता देते हैं। देखिए यहां पे हमारा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि उपयुक्त पद्यांशों का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। उपयुक्त पद्यांशों का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है।
तो शीर्षक का नाम क्या है, कैकेयी का अनुपात है, कवि का नाम क्या है, मैथिल शरण गुप्त है। ऐसे लिख देंगे। रेखांकित अंशों की व्याख्या, तो यहाँ पे कैकेयी किस, देखिए वही बात हमने लिखा है, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सद्गति ना पाऊं, मतलब कभी भी मुझे शांति न मिले, और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यह सुनते रहे कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जो घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया। उसने धर्म के विचार को बिल्कुल छोड़कर और अधर्म का आचरण कर लिया। ठीक है ना, तो यही बात है जी, सिंपल सी बात है कि वो ऐसा सोचती हैं। ठीक है ना, कैकेयी जी, ठीक है, जो राम जी की मतलब भरत जी की मोस्टली माता जी थी, बट हम तो सभी की माता ना कहेंगे अदरवाइज, ये बात है जी। ये रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये अभी हमने कराया था एक ही वीडियो में, सभी इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व कराया था, चारों चैप्टरों का एक ही वीडियो में, तो उसमें ये हमने कराया भी था, मुझे याद है। आप पढ़ रहे हैं कितना, ये तो आपके ऊपर है, और जो वीडियो रेगुलरली देखते हैं उनको तो ये बात पता होगा ये हमने कराया हुआ है, और नहीं कराए हुए हैं तो आप सोच लीजिए रिवीजन आप कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं भैया। अगला आता है कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं, तो वो यही ना कहती है धिक्कार है मुझे, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या लिखा है, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सद्गति ना पाऊं, जन्म जन्मांतर तक मेरा प्राण यही सुनते रहे कि रघुकुल की वो रानी को स्वार्थवश ऐसा अनुचित कार्य कर्म किया या कराए। अगला आता है कैकेयी के पश्चात उपरांत श्री राम ने उनसे क्या कहा, उन्होंने यही ना कहा जी श्री राम जी ने कि आपकी कोई दोष नहीं है, आप तो धन्य है जिसने भरत जैसा भाई को जन्म दिया है। तो वही कहा गया है कैकेयी के पश्चाताप के उपरांत, ठीक है, श्री राम ने उनसे कहा कि तुम अभागनी नहीं हो। ठीक है, वह माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत सा भाई को जन्म दिया। ठीक है, नॉर्मल सा। अगला आता है हमारा कि प्रभु राम के साथ कैकेयी का अपराध को अपमार्जन करते हुए, मतलब माफ करते हुए सभा क्या चिल्ला उठी, तो सभा यही नहीं कही कि 100 बार धन्य है वो एक लाल की माई। तो वही बात देखा गया, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध को अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महाधर्मशाली पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, नॉर्मली है ये सब कुछ, आपको आ गया होगा। तो इस तरीके से सॉल्व हम करते हैं जी। चलिए, तो अभी तक हमें 10 नंबर ऑब्जेक्टिव से, 10 नंबर गद्यांश से और 10 नंबर पद्यांश से, ये हमें कितने नंबर मिल गए, 30 नंबर मिल चुके हैं। और 30 नंबर के बाद अब देखिए यहाँ पे आता है कि लेखक, यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, किसी एक लेखक का साहित्यिक जीवन परिचय और प्रमुख रचनाएं का उल्लेख कीजिए। चलिए जी, यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, ये तीनों का आप तैयार करेंगे। फिलहाल मैं एक कोई भी करा दे रहा हूँ। चलिए, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का ही हम कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, मैं केवल पढ़ूंगा जी, ठीक है, इसमें कोई समझाने वाला टॉपिक है नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है जीवन परिचय। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। सन 1929 ईस्वी में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया। इसके बाद मथुरा पुरातत्व संग्रहालय में अध्यक्ष बने। इनके पिता का नाम विष्णु अग्रवाल था। नॉर्मल सी बात है कि इनका जन्म जो हुआ था 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है ना। सन 1929 ईस्वी को लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया। ठीक है, उसके बाद मथुरा में पुरातत्व संग्रहालय में अध्यक्ष बने और इनके पिता का नाम विष्णु अग्रवाल था। इतना आप बेसिक जीवन परिचय में लिख देंगे। अगला आता है साहित्यिक परिचय। उसमें हम क्या लिखना है, वासुदेव शरण अग्रवाल इसलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि उन्होंने संस्कृत के बारे में कई पुराने हिंदी ग्रंथों का अध्ययन किया और उनकी व्याख्या की। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अवधी भाषा का कई प्राचीन ग्रंथों का भी लेखन भी किया। ठीक है ना, मतलब लिखा है, फिर से लिखा गया, अग्रवाल जी अनेक ग्रंथों का अध्ययन किए जिसमें क्या है, और परिणति कालीन भारतवर्ष नामक एक विशेष
पुस्तक लिखी जो भारत के इतिहास और संस्कृति की अध्ययन के बारे में था। ठीक है ना, जो भारत के इतिहास के बारे में था और संस्कृत का जो अध्ययन कैसे करते हैं उसके बारे में था। ठीक है ना, वो कौन है? परिणतिकालीन भारतवर्ष। ठीक है, अब इतना हम जान गए। जीवन परिचय लिखने के बाद साहित्यिक परिचय इतना लिख लीजिएगा। अब देखिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, अभी ले लें ना। चलिए अब हम इसकी रचनाएं भी देख लेते हैं। यहां पे देखिए रचनाएं हैं, तो चलिए यहां पे देखिए रचनाएं देख लेते हैं। कृतियां या रचनाएं, तो इन्होंने पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और वाणभट्ट का हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया है। अगला आता है निबंध संग्रह। कौन सा है? तो भारत की एकता है, कल्पलता है, कल्पवृक्ष है, पृथ्वी पुत्र है और कला और संस्कृत है। तो ये पृथ्वी पुत्र अलग है और कला और संस्कृत अलग है। ठीक है ना। अगला आता है आलोचना। कौन कौन सी है? तो ये पद्मावत की संजीवनी व्याख्या है, हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन है। तो ये हुआ हमारा लेखक का साहित्यिक जीवन परिचय। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, सब कुछ लिखना है। चलिए जी, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए जी, बेहतर है जी। अगला हमारा देखिए 5 नंबर इसमें कंप्लीट हो गया ना। तो फिर से अब हमारा आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियां का उल्लेख कीजिए। कोई भी एक, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, मैथिली शरण गुप्त जी है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलिए हम एक कोई भी करा देते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही करा देते हैं। ठीक है ना। चलिए, अरे भैया 5 सेट हम कराएंगे ना, 3 ही ना जीवन परिचय पूछा जा रहा है। 5 सेट में भी अगर 3 सेट भी हम करा दे रहे हैं अभी, तो 3 आपके तो ऐसे ही अलग अलग हम हर बार करा देंगे जीवन परिचय, तो 3 तो आपको कंप्लीट ही हो जाएंगे ना। आप टेंशन नहीं लेंगे, सब हम करा देंगे। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अब हम लिखेंगे जीवन परिचय। भारतेंदु जी का हम पढ़ रहे हैं। तो भारतेंदु जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरिधर दास, ठीक है ना, ब्राज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। और 7 वर्ष की आयु में इन्होंने एक दोहा लिखा और उनके पिता को दिखाया, तो पिता ने महाकवि होने का आशीर्वाद दिया। बचपन में माता पिता के सुख, ठीक है, से वंचित हो गए और 35 वर्ष के अल्पांशु में ही 1985 ईस्वी को इनका निधन मतलब देहवास हो गया। सिंपल सी बात है, भारतेंदु जी का जन्म जो हुआ था वो काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 1850 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। ठीक है ना। यहाँ पे बीच में आप था लिख देंगे, गोपाल दास था। फिर से यहाँ पे लिखेंगे ब्रज भाषा के ये एक प्रसिद्ध कवि थे। मतलब कौन? जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे वही ब्रज भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे। और यहाँ पे फिर से लिखा गया 7 वर्ष की आयु में। अब भारतेंदु जी की बात हो रही है कि 7 वर्ष की आयु में इन्होंने एक दोहा लिखा और अपने पिता को दिखाया। अपने पिता मतलब गोपाल चंद्र गिरधर दास को दिखाया, तो उन्होंने महाकवि होने का आशीर्वाद दिया। बचपन में ही माता पिता के सुख से वंचित हो गए क्योंकि उनका देहांत हो गया बचपन में ही, उनकी माता पिता का, भारतेंदु जी का। अगला कह रहे हैं 35 वर्ष की अल्प आयु में, मतलब ये 35 वर्ष के थे तभी इनका 1985 ईस्वी को इनका निधन हो गया। ठीक है ना, ये बात आप याद रखेंगे। अगला यहाँ पे फिर से हमारा आता है साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे? भारतेंदु एक बृहद साहित्यिक योगदान के कारण है। ठीक है ना। मतलब इनका योगदान, मतलब हम ये कह सकते हैं भारतेंदु के बृहद साहित्यिक योगदान है। ठीक है ना। ये कारण थोड़ा सा गलत हो गया है, योगदान है। ठीक है ना। मतलब सिंपल सी बात है, साहित्य में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। ठीक है। अगला क्या है? 1800 मतलब 57 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के काल को मतलब समय को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। मतलब ये इतने ज़्यादा महान थे कि उस समय जब इनका जन्म हुआ था ना, तो उस समय पर 1897 ईस्वी से 57, ठीक है ना, 1800 मतलब 1857 से लेकर 1900 मतलब 19 तक क्या हुआ था, 19 तक जो काल था ना, जो समय था, उसको भारतेंदु युग के नाम से जाना जाने लगा। अब 15 वर्ष की अवस्था में ही भारतेंदु ने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी थी। ठीक है। 15 वर्ष की आयु से ही ये साहित्य में रुचि रख रहे थे, तो इन्होंने प्रारंभ कर दी।
अगला लिखेगा 18 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कवि वचन सुधा नामक एक पत्रिका का निकाला। ठीक है, कवि वचन सुधा नामक एक पत्रिका इन्होंने निकाला और यह आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में प्रतिष्ठित हुए, प्रसिद्ध हुए। तो ये इनका साहित्यिक परिचय लिख लेंगे। फिर से आता है प्रमुख कृतियां, मौलिक नाटक है, ठीक है ना, साहित्य सत्य हरिश्चंद्र है और श्री चंद्रावली है। अनुदित नाट्य रचनाएं हैं, तो यहाँ पे विद्या सुंदर है, धनंजय विजय है, भारत जननी है। निबंध संग्रह है, नाटक कालचक्र है और कश्मीरी कुसुम है। अगला आता है काव्य कृतियां में प्रेम मधुरी है, प्रेम तरंग है और प्रेम प्रलाप है। ठीक है ना, तो ये सब कुछ है जी। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए ना। तो चलिए जी, अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट होने के बाद, अब यहाँ तक तो आपको पता चल गया 10 ऑब्जेक्टिव, 10 पद्यांश, 10 गद्यांश और 10 आपको नंबर जीवन परिचय, 40 नंबर मिल गए ना। अब 5 नंबर का आता है कोई भी कहानी का। देखिए पंचलाइट और ध्रुव यात्रा हमने लिखा हुआ है, बट इससे भी ज्यादा एक जो लाठी और ध्रुव यात्रा यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, बट इन दोनों से भी ज्यादा एक और इंपॉर्टेंट है जो है पंच लाइट। ठीक है ना, तो पंच लाइट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए पहला ये सेट है जिसको हम हिंदी को सॉल्व करा रहे हैं, तो हम पंचलाइट के ही कहानी को इस वीडियो में बता रहे हैं। ठीक है ना, लाठी और ध्रुव यात्रा है, ये भी हम कराएंगे, और भी सेट इसके आएंगे ना जी, तो उसमें हम करा देंगे। चलिए आज पंचलाइट ही हम देख लेते हैं। देखिए अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है, आप 120 तक लिख सकते हैं। उससे ज्यादा लिखेंगे ना कोई फायदा ही नहीं होने वाला, ज्यादा भी लिख देंगे तो नंबर कटने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए हमें अधिक से अधिक 120 100 शब्द लिखना है, उससे ज्यादा नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है पंचलाइट। पंचलाइट रेणु जी द्वारा अचलित कहानी है। कहानी में बिहार का एक पिछड़ा गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग रहते थे। इन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वो पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की वस्तु समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक और औरतें और मर्द इकट्ठा हुए। ठीक है ना, और सरदार ने, उस गांव के सरदार ने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ करने का प्रबंध करें। ठीक है, सभी उत्साहित थे, परंतु एक समस्या थी कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। एक समस्या आ गई कि पंचलाइट जो है उसको जलाएगा कौन। तो पंचलाइट जलाना कोई भी गांव में जानता नहीं था, इसीलिए ये समस्या आई थी। तो उस समय पर कौन जानता था? उस समय पर देखिए, उस समय पर एक नाम था गोधन और एक था मुनरी और एक थी गुलरी। ठीक है, गोधन एक लड़का है जो मुनरी से प्रेम करता है और मुनरी की माता जी हैं जो है गुलरी। ठीक है ना, मतलब ये काकी है, गुलरी काकी, तो ये माता जी है, ये इनकी लड़की है मुनरी और गोधन मुनरी से प्रेम करता है। तो अब यहाँ पे क्या आती है कि इस टोली में गोधन नाम का एक युवा रहता था। ठीक है ना, जो पंचलाइट जलाना जानता था, परंतु उसे उस गांव से बाहर निकाल दिया गया था। क्यों निकाला गया था? क्योंकि गुलरी काकी के बेटी से प्रेम करता था। गुलरी काकी की जो बेटी है मुनरी, इससे प्रेम करता था और मुनरी, ठीक है, यहाँ पे मुनरी रहेगा। ठीक है, तो मुनरी को सलीमा का गाना सुनाता था और मुनरी को क्या करता था? ये गोधन सलीमा का गाना सुनाता था, इसलिए गांव से बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, परंतु अब समस्या ये थी कि उससे तो गांव से ही बाहर निकाल दिए हैं, तो अब कैसे जलेगा? फिर से अंततः क्या होता है कि तब अंततः में अंत में सरदार ने गोधन को बुलाया और आदेश दिया पंचलाइट को जलाने को। तब गोधन ने पंचलाइट को जला दिया। इसके प्रसन्न होकर सरदार ने गोधन से कहा, जा तेरे साथ खून माफ, अब खूब गा सलीमा का गाना। और गुलरी काकी, जो ये गुलरी काकी है, मुनरी की माता जी, गुलरी काकी ने प्रसन्न होकर गोधन को रात्रि के भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया। ठीक है, तो ये एक था कहानी जो कि आप याद रख सकते हैं, बहुत ही मजेदार कहानी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिए ना? चलिए इसका भी ले लें। चलिए ले लिए होंगे। तो देखिए अभी तक हमारा जो 45 नंबर का क्वेश्चन पत्र होता है ये सॉल्व कर दिए हैं। अब हमारा आता है कि 7वां जो है खंड काव्य।
अब खंड काव्य प्रत्येक जिलों के लिए अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे मुक्ति यज्ञ है, फिर से सत्य की जीत है, रश्मि रथी है, आलोक वृत्ति है, ठीक है, त्यागपति है। तो अब इसमें से क्या आपसे पूछा जाता है, इसमें से क्या आपके जिले में आता है, वो आप तैयार कर सकते हैं। फिलहाल मैं देवरिया जिले से हूँ, तो देवरिया जिले में जो क्या पूछा जाता है, रश्मि रथी पूछा जाता है। तो रश्मि रथी आप फिलहाल तो इस वीडियो में हम नहीं करा रहे हैं, बट एक हम सोच रहे हैं कि खंड काव्य पर एक पर्सनली हम वीडियो लाएं, जिसमें सभी खंड काव्य को ही हम आपको बता दें, जिससे कि कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी हो तो वो अपना अनुसार पढ़ाई कर सके। तो जैसा आप कमेंट करते हैं खंड काव्य पर वीडियो चाहिए, तो लिख दीजिएगा खंड काव्य पर एक पर्सनल वीडियो बना दीजिए। इतना लिखकर आप कमेंट में बता देंगे ना, तो मैं कमेंट देखता हूं, तो आपको बिल्कुल भैया आपके लिए मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसको प्रोवाइड करने के लिए। अगला हमारा अब आता है खंड ख, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अब देखिए 50 नंबर खंड क से हमारा तैयार हो गया। 50 आता है खंड ख से, संस्कृत गद्यांश के एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पे संस्कृत में एक देख ही रहे हैं आप, यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए। यहाँ पे आपको दो चीजें दिखाई दे रही हैं, एक यहाँ पे पैराग्राफ अथवा में क्या दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे पैराग्राफ, दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है। यहाँ पे कह रहा है, इसको ही देखते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य भाषा भारवीय भवभूतस्यो महाकाव्य स्वकिन्य ग्रंथ रत्ने यदापि पाठ्यकामे हृदय विराजयन्ति इम भाषा अस्माभिः मात्र सम्माननीय वंदनीयश्च यतो भारत माता स्वातंत्र्य तन्य गौरवम अखंडत्व संस्कृत के मच्व संस्कृतनेव सौराच्छितु शक्यन्ते इम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषा प्राचीनतम श्रेष्ठा चास्ति। तो ये एक संस्कृत में हमारा एक पैराग्राफ है। देखिए संस्कृत थोड़ा सा हार्ड होता है, अगर पढ़ने में थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, अदरवाइज ठीक है ना, तो आप समझ ही सकते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो माफ़ी चाहते हैं। बट चलिए, ये पैराग्राफ में यही कहा जा रहा है कि संस्कृत साहित्य की जो आदि कवि हैं, जैसे वाल्मीकि जी हैं, महर्षि व्यास जी हैं, कवि कुलगुरु हैं, कालिदास जी हैं, अन्य और भी बहुत सारे भाषा भारवीय भवभूतस्य आदि महाकवि जो है ना, स्वकिन्य ग्रंथ रत्ने यदापि पाठ्यकामे हृदय विराजयन्ति, मतलब आज भी ये सभी गुरु हैं ना, ये अपने पाठ से, अपने जो उन्होंने लिखा हुआ है उस ग्रंथ से, उस पाठ्य से अपने जो उनके विद्यार्थी हैं उनके आज भी हृदय में विराजमान है, ठीक है ना। फिर से कह रहा है इम भाषा, मतलब जो संस्कृत भाषा है, समाभि मात्र सम्माननीय वंदनीयश्च, वो हमारी माता के जैसे सम्माननीय है और वंदनीय है, पूजनीय है, ठीक है ना। यह तो यहाँ पे करें, ये तो भारत माता स्वातन्य गौरवम अखंडत्व संस्कृत के मच्व संस्कृतनेव सौरक्षितु सुक्यन्ते, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारी भारत माता है वो सिक्किम वो क्या है, गौरव है, अखंडत्व है, और संस्कृत के मच्व संस्कृतनेव सुरक्षितु शक्यन्ते, मतलब संस्कृत जो भाषा है उसको सुरक्षा करने का भी हमें क्या है, मतलब हमको सुरक्षा करना है, ये बात कहा जा रहा है। इम संस्कृत भाषा सर्वासु सुभाषु प्राचीनतम श्रेष्ठ चास्ति, मतलब जो संस्कृत जो भाषा है ना वो सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है, ठीक है ना, ये बात यहाँ पे कहा जा रहा है। चलिए जी, इसका हम संदर्भ सहित आपको बता देते हैं अनुवाद इनका। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे संस्कृत में इनका सब कुछ लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या लिखा है, संदर्भ। संदर्भ ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के संकलित संस्कृत भाषा महत्व नामक पाठ से लिया गया है। ये पाठ आपको याद होगा, संस्कृत भाषा महत्व पाठ से लिया गया है। तो इतना आप लिख देंगे ना, काफी रहेगा। अनुवाद में आप क्या लिखना है समझिएगा। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भाषा भारवीय आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों, मतलब अपने जो उनके छात्र हैं, ठीक है, उनके हृदय में विराजमान है। अगला कह रहे हैं, यह भाषा मतलब संस्कृत भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय है और वंदनीय है, पूजनीय है।
अगला कह रहा है क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव और अखंडता सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित की जा सकती है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। तो ये था जी, ठीक है ना। तो इतना आप हिंदी में अनुवाद कर देंगे, 7 नंबर इससे आपको मिल जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए एक वीडियो है, इसी में हमें सब कुछ कराना है ना, तो मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, ज़्यादा इतना समय नहीं है कि मैं आपको बताऊँ, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये आपको न समझ में आए, ठीक है, तो आप एक काम कर लीजिएगा, लिखिएगा संस्कृत गद्यांश ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, हमारी एक वीडियो आपको मिल जाएगी। सब कुछ पहले भी हमने करा दिया है, इसीलिए कह रहे हैं वीडियो मिलेगी जिसमें हमने लगभग 3-4 हमने ऐसे ही संस्कृत का गद्यांशों को जो महत्वपूर्ण है उसको सॉल्व किया हुआ है। अगला यहाँ पे देखिए श्लोक दिया गया है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ जो हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए यहाँ पे एक आपको श्लोक दे दिया है और नीचे एक अथवा में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, अथवा में भी एक आपको श्लोक दे दिया है, जैसे भासु मुखिया मधुरु दिव्य दिवाण भारतीय। यहाँ पे कह रहा है फिर से तस्या ही मधुर काव्य तदमादपि सुभाषितम, ठीक है। अब इसका सबसे पहले इसका हिंदी में अनुवाद केवल करना है, तो लिखेंगे इसका मतलब है भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान और मधुर और अलौकिक भाषा है, उससे अधिक मधुर उसके काव्य हैं और उसके काव्य से भी अधिक मधुर उसकी सुभाषित मतलब सुंदर वचन है, ठीक है ना। तो यही इसका मतलब होगा जी, इसको याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर से एक हम वीडियो लाएंगे ना पर्सनली, जिसमें हम आपको बताएंगे, जैसे जो 25 जो सीरीज चल रहा है, तो उसमें अब हम जीवन परिचय भी करा दिए हैं, गद्यांश भी करा दिए, पद्यांश भी करा दिए। अब एक वीडियो आएगा कहानी पर जिसमें हम संपूर्ण कहानी आपको करा देंगे। फिर से एक वीडियो आपको आएगा जिसमें खंड काव्य कराएंगे, फिर से श्लोक कराएंगे, हिंदी से संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कैसे करते हैं, सब भी वीडियो आपको मिलेगी पर्सनली। फिलहाल ये सब कुछ आप याद कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है जी। अगला यहाँ से अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है लोककृतियों एवं मुहावरों को किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुंह फुलाना, मुंह फुलाना का मतलब होता है रूठ जाना। अगला आता है दाल में काला होना, मतलब कुछ गड़बड़ होना। हाथ पीला करना, मतलब क्या होता है, विवाह हो जाना। सावन हरेना भादो सूखे, इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक दशा में, चाहे कैसी भी दशा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वो हमेशा एक ही जैसा रहता है। तो उसी को ना सावन में हरा हो रहा है, ना भादों में सूख रहा है, तो प्रत्येक दशा में एक जैसे होना। तो इसका मतलब लिखने के बाद हिंदी में वाक्य में प्रयोग कर देना है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हम सिखाएंगे जी, बट हम ऐसे ही आपको बता दिए जिससे आपको संतुष्टि हो जाए। अगला आता है अपठित गद्यांशों से संबंधित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे एक अपठित, जिसको किताब में आपको दिया ही नहीं जाएगा, तो इस तरीके से एक पैराग्राफ देगा, इसके अंदर नीचे 4 क्वेश्चन देंगे। इसको हम सॉल्व एक वीडियो में कराएंगे कि अपठित गद्यांशों को कैसे सॉल्व करते हैं, सब कुछ कराएंगे जी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे आता है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थों का चयन कीजिए। वसन अव्यसन, तो वसन अव्यसन का मतलब होता है, वसन मतलब क्या होता है, वस्त्र होता है, व्यसन मतलब आदत होता है। तो ये हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सब कुछ है, ठीक है ना, कि अन्य और अन्य मतलब अनाज, अन्य मतलब दूसरा होता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सब कुछ सॉल्व कर देना है। जो शिक्षा देता है वो क्या होता है, शिक्षक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब कुछ सॉल्व करना है, इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी। फिलहाल एक वीडियो हम लाएंगे जिसमें ये सब कुछ सॉल्व करा देंगे। चलिए जी, यहाँ पे हम आते हैं। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं कह रहा हूँ 12th नंबर क्वेश्चन 6 नंबर में पूछे जाते हैं, 6 मार्क्स में। ये क्या कह रहा है, हास्य रस और श्रृंगार रस के, अथवा में कह रहा है श्रृंगार रस के लक्षण और उदाहरण दीजिए। फिर से यमक अलंकार, अथवा में कह रहा है रूपक अलंकार को परिभाषा देना है। दोहा छंद या सोठा छंद के लक्षण का एक उदाहरण देकर समझाइए। मतलब सिंपल सी बात है, रस, छंद और अलंकार, ये अभी तक हमारी वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर इसको देख लें और 6 नंबर आपका कंप्लीट कर लें। यहाँ पे केवल आप इतना ही लिख कर सर्च कर लीजिएगा। क्या लिखेंगे, रस छंद अलंकार ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे, हमारी वीडियो मिलेगी, वहाँ से स्टडी आप कर सकते हैं।
ठीक है ना, वहां पे हमने इसको कराया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं अपने गांव या शहर की सफाई हेतु उच्च अधिकारी के पास एक पत्र लिखना है। अब कैसे पत्र लिखना है सफाई हेतु, वो यहाँ पे हम सिखा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे कह रहा है शहर की सफाई हेतु उच्च अधिकारी के पास पत्र। अब यहाँ पे लिखा गया है, देखिए दिनांक लिखेंगे सबसे पहले, जो दिनांक होगा ऊपर ही आप लिख देंगे या सबसे नीचे लिख देंगे, ये आपके ऊपर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रति हमने लिखा है, या सेवा में आप लिख सकते हैं, प्रति भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, बट फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सेवा में, क्योंकि जो हम लोग के एरिया में ज़्यादातर सेवा में ही ज़्यादातर लिखा जाता है, तो आप लिखेंगे सेवा में। फिर से नगर निगम आयुक्ति और नगर निगम कार्यालय, इस तरीके से लिख देंगे। फिर से यहाँ पे लिखेंगे शहर का नाम, आपका शहर का क्या नाम है ये आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। कि मान लेते हैं हमारे शहर का नाम देवरिया है, तो हम लिखेंगे कि देवरिया जिला, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से लिख देंगे, वैसे ही आप लिख देंगे। फिर से विषय लिखेंगे शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए अनुरोध। भैया शहर में बहुत ज़्यादा गंदगी है, उसको सुधारना है, तो उसी के लिए हम विषय लिख दिए। फिर से नीचे अब हमारे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे महोदय। देखिए बहुत ही हम ज़्यादातर इसको घुमा फिरा कर नहीं, सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं, महोदय लिखें या महोदया लिखें, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे सभी निवेदन है कि हमारे शहर की सफाई व्यवस्था अत्यंत दैनिक है, दैनिक हो गई है। सड़क नालियों और सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फैला हुआ है, जिससे गंदगी और संक्रमण फैलने की खतरा बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे। कृपया इस ओर शीघ्र ध्यान दें, कृपया इस ओर शीघ्र ध्यान दें, मतलब जल्दी इस पर ध्यान दें, ठीक है। सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और सफाई कार्यों, ठीक है ना, सफाई कार्यों का नियमित रूप से सुनिश्चित करने की कृपया करें। तो इस तरीके से आप ये अपना निवेदन आप आराम से लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि आपकी सहायता के लिए हम आभारी होंगे। फिर से धन्यवाद लिखेंगे, फिर से सदर, फिर से अपना नाम लिख देंगे, अपना पता लिख देंगे और मोबाइल नंबर लिखकर आप इतना पर रहने देंगे। समझ रहे हैं ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट देख सकते हैं यहाँ पर, अभी एक पैराग्राफ में तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो इस तरीके से ये आप लिख सकते हैं जी, जो कि हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। चलिए, तो इससे हमें 6 नंबर मिल जाएंगे। अंत में जो हमारा आता है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर क्या लिखना है, निबंध लिखना है। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब ये सभी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं एक पर करा दे रहा हूँ, पर्यावरण के संतुलन और मानविक जीवन का प्रभाव। मतलब सिंपल वे है कि पर्यावरण प्रदूषण पे हमें लिखना है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, पर्यावरण प्रदूषण आज एक गंभीर समस्या बन चुका है, जो न केवल हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व को भी खतरे में डाल रहा है। प्रदूषण का अर्थ है वातावरण में हानिकारक तत्वों का मिलना, जो मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होते हैं। प्रदूषण मुख्यतः वायु, जल, मृदा और ध्वनि के रूप में होते हैं, ठीक है ना। इतना बेसिक इंट्रोडक्शन देने के बाद प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, इसको हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया प्रदूषण का मुख्य कारण, पहला औद्योगिकीकरण, उद्योगों से निकलने वाली जहरीली गैस, जैसे कि बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं वहां से जहरीली गैस निकल रही हैं, और रासायनिक वायु, जल और मृदा प्रदूषित का कारण बनते हैं। मतलब फैक्ट्रियों से निकलने वाली जो जहरीली गैसें होती हैं, वायु होती हैं, जो जल होती हैं, मृदा होती हैं, वो सभी प्रदूषित करने में क्या होते हैं, मेन कारण है। फिर से आता है वाहन प्रदूषण। यहाँ पे कह रहे हैं वाहनों से निकलने वाले जो धुआं है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, ये सभी क्या होते हैं, वायु को प्रदूषण को बढ़ाते हैं। अगला आता है जो कृषि गतिविधियां, अब कृषि से भी होता है, रासायनिक खाद, कीटनाशक अत्यधिक उपयोग मृदा और जल को प्रदूषण को बढ़ाते हैं। जो हम अधिक से अधिक जो खाद का उपयोग कर रहे हैं इस समय पर, कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं, इससे भी हमारी क्या बनता है, क्या हो रहा है, इससे भी हमें जो क्या हो रही है, कृषि गतिविधियों से भी हमें क्या प्रदूषण फैल रहा है। अगला आता है वनों की कटाई के कारण।
ये वन की कटाई है ना, इससे वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है प्रदूषण बढ़ रहा है। यहाँ पे लिखा गया वनों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण असंतुलित होता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा जी, पेड़ पौधे रहेंगे नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित नहीं करेंगे तो बढ़ेगा ही। अगला आता है प्लास्टिक और कचरा। प्लास्टिक कचरा और अव्यवस्थित कचरा प्रबंधन से जल और मृदा प्रदूषित होते हैं। प्लास्टिक गलता नहीं है, ये तो बात आपको पता ही है, तो इसी के कारण मृदा जो है, मिट्टी है, वो प्रदूषित होगी। अगला आता है ऊर्जा उत्पादन, जो कोयला है, अन्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से उपयोग जो वायु का प्रदूषण, गैस का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, ठीक है ना। इन कारणों से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, जो मानव जीवन और पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए खतरनाक है। तो ये सिंपल सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगला इसका फिर से हमने लिखा है पर्यावरण प्रदूषण से बचने का उपाय। तो यहाँ पे उपाय क्या है, वृक्षारोपण है, ठीक है ना। अधिक पेड़ लगाकर जो वायु प्रदूषण को कम करें। फिर से कह रहा है कि स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, सौर्य और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल को बढ़ाएं। अगला आता है पुनर्चक्र, जो कचरे हैं, ठीक है ना, कचरे को पुनर्नवीकरण करें और प्लास्टिक का उपयोग कम करें। वाहन प्रदूषण नियंत्रण, तो यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग ज़्यादा करें, ठीक है ना। अगला कह रहा है जल संरक्षण, जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने और पानी का सही उपयोग करें। अगला आता है प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण यंत्रों का उपयोग करें। अगला आता है जन जागरूकता, लोगों को प्रदूषण के खतरों से बचाने में जागरूक करें। तो ये था से इसका पूरा अपना जो हमने यहाँ पे निबंध आपको बता दिया। तो ये कंप्लीट हम आज के इस वीडियो में ही हिंदी की आपको कंप्लीट तैयारी आज के इस वीडियो में हमने कराया है। चलिए जी, बहुत देर हो चुका है, मुझे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा लेट आज हो चुका है। चलिए कोई नहीं, अगर मैं तो यही कहूँगा कि देखिए आपके फिजिक्स की, केमिस्ट्री की आप तैयारी करा ही रहे हैं, हिंदी की भी आप देख रहे हैं, मन लगा कर तैयारी करा रहे हैं, तो आप भी मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। अदरवाइज आपको लग रहा है कि आपके लिए कुछ चैनल पे, इस चैनल पे आपको बेहतर स्टडी कराया जा रहा है, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, तब जाकर आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, वहाँ से स्टडी कर सकते हैं, और इंस्टा का लिंक है, वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक है। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।